हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं लेना है हम लोग को। आराम आराम से पढ़ते चल रहे हैं हम लोग। अपना हिस्ट्री जो सामाजिक विज्ञान है, हिस्ट्री पहला हम लोग स्टार्ट किए, हिस्ट्री ख़त्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद उधर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो शेष रह जाएगा आपका, जैसे कि पॉलिटी का कुछ चैप्टर है और कुछ आपका ज्योग्राफी का है, सब पढ़ेंगे। और चैप्टर जो है आपका सिलेबस जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खत्म होगा, जैसा कि मैथ का खत्म हुआ है। आज हम लोग इसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज हमको पढ़ना है बंगाल विजय और प्लासी बक्सर का युद्ध। जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं वो देखें, तभी कड़ी जोड़ पाएंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगा हिस्ट्री पे, जिसमें कि जितने भी वायसराय होंगे, जितने भी गवर्नर जनरल होंगे भारत के और बंगाल के, उसके बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। उनके समय क्या क्या कारनामा हुआ और आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद करा देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे उस चीज़ को। ठीक है, चाहे जो आप एग्जाम दें, चाहे आप टेट का दें, चाहे आप सीटेट का दें, चाहे आप कोई भी दें एग्जाम, अनेक जो एग्जाम्स निकलते हैं, जो भी दें आप, सब में आप बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं बंगाल विजय, प्लासी बक्सर युद्ध। और इसमें एक चीज़ और देखेंगे, अंग्रेजों का सत्ता का स्थापन, क्योंकि प्लासी और बक्सर के बाद ही तो इनका सत्ता का स्थापना का क्रम देखने को मिलता है हमको। अब हम स्टार्ट करते हैं। मुगल में अंग्रेजों का लास्ट शासन होता है। हमने पढ़ाया था आपको कि मुगल का क्रम कैसे था। आप लोग याद किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर याद कर लीजिए वहाँ से। हमने आपको बताया था दोस्तों कि जब उत्तर मुगल काल आ जाते हैं तो शासन ढीला पड़ जाता है। पूर्व मुगल काल औरंगजेब तक बिल्कुल सही सलामत चलता रहता है सब कुछ। उसी तरह औरंगजेब की मृत्यु के बाद अलग अलग जगह हमको क्या देखने को मिल गया, अलग अलग जो पावर थे आपस में उभरने लगे। बंगाल, अवध, मैसूर, जो भी प्रांत थे अलग अलग आपस में उभरना स्टार्ट हो गए, अलग अलग जगह उभरना स्टार्ट हो गए, मतलब ये आज़ाद होना स्टार्ट हो गए औरंगजेब की मृत्यु के बाद। क्योंकि उत्तर मुगल काल ढीला पड़ गया था बिल्कुल, और उनके पास पावर उतनी नहीं थी। एक तरह से डर था उन लोग के अंदर। हालांकि यह माना जाता है कि जो बंगाल था वह सबसे समृद्ध माना जाता है। सबसे समृद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता था, जैसे कपड़े का हो गया, मतलब कि सूती वस्त्र का हो गया बेटा, कह लीजिए जो आपके धान हो गए, जो गेहूं हो गया, इस सब का उत्पादन हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता था। और कह लीजिए पश्चिम बंगाल में आपको पता है चाय वगैरह भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। इस वजह से वो उत्पादन के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। एक तरह से वह बहुत ज़्यादा समृद्ध होने के कारण, और यही एक कारण रहता है कि बंगाल पर सभी लोग क्या करते हैं, अपना आधिपत्य जमाने पे तुले हुए होते हैं। जब तक मुगल थे तब तक तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा ले। लेकिन जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगती है, मतलब मुगलों में उसमें दिल्ली सल्तनत के बाद सीधे मुगल आ गए थे, तो मुगलों की सत्ता कमजोर होने लगती है तो बंगाल एक नई शक्ति के रूप में उभरने लगता है और उभर कर सामने आता है। और वहीं से हमको देखने को मिलता है कि इतिहास का अलग मोड़ है ना। अब जब मुगल इस बंगाल पर अधिकार नहीं जमा पाए बेटा, तो वह कह लीजिए कि अनेक लोगों को, मतलब कि कुछ लोगों को दे दिए नजराने के रूप में कि आप हमें नजराने देते रहिए और आप जो है यहाँ पे राज करिए। इसी क्रम में अंग्रेज भी आते हैं, बक्सर का और प्लासी की लड़ाई होती है, और वहीं से हमको एक इतिहास का नया रूप देखने को मिल जाता है ना। लोग बोलते हैं ना कि 1757 1764 की प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 तक, मतलब 1757 से लेकर 1947 तक लगभग 190 साल, 17 18 19 190 साल अंग्रेज बिल्कुल भरपूर तरीके से शासन करते हैं और अंग्रेजों काफ़ी ज़्यादा लूटपाट मचाते हैं। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब देखिए एक मैप बनाते हैं, जैसे कि अगर आपका ये भारत है, भारत का प्रायद्वीपीय वाला इलाका है बेटा यह, तो यहीं पे था बंगाल, यह पूरा क्षेत्र बंगाल का था। इस बंगाल में बेटा कौन कौन सा क्षेत्र आता था, तो बता देंगे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जो आज का है, और जो बंगाल बांग्लादेश है वह भी इसमें आता था, और बिहार और असम वाला कुछ पार्ट, जो असम वाला नॉर्थ ईस्ट में है ना, असम का कुछ पार्ट, असम मेघालय का कुछ पार्ट भी इसमें आ जाता था। यही था पूरा बंगाल की कहानी। वो तो बाद में अलग होता है, बिहार से झारखंड और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है, पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से अलग हो जाता है, बहुत बाद में होता है। और कह लीजिए उड़ीसा भी उसी से टूटा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो थी बेटा एक में थी। इसी को बोला जाता था एक बंगाल प्रांत, काफ़ी बड़ा प्रांत हुआ करता था। यह बहुत समृद्धशाली था, यहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ करते थे, जैसे वस्त्र हो गया, कपास हो गया, चावल हो गया, और बहुत सारे चाय के वैरायटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होते थे। इसी वजह से यह धनाढ्य प्रदेश या फिर धनाढ्य प्रांत के रूप में जाना जाता था। और यहाँ पे काफ़ी लोगों का नज़र भी बैठाए थे लोग कि जैसे ही हमको मौका मिले तैसे इसको स्वतंत्र कर दें। और बाद में यही कारण बन जाता है लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण। ठीक है, बाद में इसी को लोग हड़प लेते हैं, जिसका यहाँ पे राज हुआ वह सबसे पावरफुल हो गया, है ना।
जैसा कि आपको पता है कि हमारा जितने भी पोर्ट होते हैं, अगर पानी वाला जो पोर्ट है बेटा यहाँ पे जो किनारे है यहाँ पे होगा सारे, अगर इस किनारे वाले रास्ते को अगर कोई हड़प ले ना, कोई बाहरी शक्ति हड़प ले, तो भारत की जो सत्ता होगी, अंदरूनी सत्ता, वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। क्योंकि जो व्यापार होता है हमारा इस तटीय इलाके से ही होता है ना, मैक्सिमम व्यापार हमारा तटीय इलाके से ही होता है। अगर इस पे कोई अपना शक्ति पावर अपना जमा ले तो हमारा जो अंदर की शक्ति है बिल्कुल खोखली हो जाती है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1757 में सॉरी 1717 में फर्रुखसियर ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार संबंधित जो भी अधिकार था वह अंग्रेजों को दे देते हैं। बोलते हैं मात्र 3000 रुपए में, मात्र 3000 रुपए के बदले, मतलब 3000 रुपए आप हमें नजराना दीजिए और इस पे आप अपना व्यापार करिए, मात्र 3000 रुपए। क्या नाम रहता है? फर्रुखसियर जो है बेटा, फर्रुखसियर जो है यह कब दे देता है? 1717 में क्या करता है बेटा, यह उठाकर अपना जो बांग्लादेश है, बंगाल का जो पूरा देश है, यह पूरा क्षेत्र है बंगाल वाला पोर्शन, यह दे देता है अंग्रेजों को। क्योंकि इसको डर रहता है आखिर हम तो इस पर अधिकार नहीं जमा पाते हैं, क्यों नहीं दूसरों को देके कुछ पैसे कमाया जाए। तो यह दे देते हैं अंग्रेजों को व्यापार के लिए। क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी यूरोपीय थे मात्र व्यापार के नज़र से ही भारत में आते हैं, प्लस जो भी राजनीतिक खेल खेलने लगते हैं बाद में, आप लोग देखे थे ही हुए, है ना, देखेंगे आगे। अब ये अंग्रेज को दे दिया जाता है और अंग्रेज इसे इन्हें जो फर्रुखसियर को मात्र 3000 रुपये बेटा 3000 रुपये नजराना के तौर पे देते हैं। ठीक है, हर साल हो गया जो 3000 रुपये नजराना के तौर पे दिया जाता है। ये चीज़ आप याद कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब जैसे ही हम बंगाल की तरफ चलेंगे तो उसके बाद प्लासी, बक्सर, ये इसी जगह खत्म कर देंगे चैप्टर आपका, ज़्यादा बड़े नहीं खींचेंगे, आप लोग निश्चित रहिए। अब और यहीं से शुरू होता है बंगाल का एक अलग इतिहास शुरू हो जाता है। बंगाल के जो सूबेदार होते हैं मुर्शिद कुली खां एक रहते हैं बेटा, वह ये तो अंग्रेजों के साथ यहाँ राज थोड़े करते हैं अंग्रेज, पहले तो बाद में आते हैं ना, राज करना स्टार्ट कर देते हैं, अभी तो कल व्यापार कर रहे हैं यहाँ से। लेकिन यहीं के जो बंगाल का है एक रहता है बेटा मुर्शिद कुली खां। कौन रहता है? मुर्शिद कुली खां। अभी आप देखेंगे यही जो मुर्शिद कुली खां होता है बेटा ना, यही होता है आपका जो सिराजुद्दौला होते हैं, जो प्लासी की लड़ाई में युद्ध होता है ना, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों के साथ, पहली लड़ाई, तो यह उसके नाना होते हैं। जो मुर्शिद कुली खां है ना, वह उनके नाना होते हैं। यह 1717 से लेकर 1727 तक राज करते हैं बेटा, 1717 से लेकर 1727 तक, याद कर लेंगे इस चीज को आप। 1717 से लेकर 1727 तक इनका शासन चलता रहता है। ये एक तरह से नवाब थे, कह लीजिए बंगाल का या नवाब रहते हैं। 1727 में जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, और इसके पहले कह लीजिए ना, इसके पहले, और ये लोग बिल्कुल भरपूर तरीके से व्यापार कर रहे थे वहां से, और मुर्शिद कुली खां सब कुछ देख रहा था भैया, सब कुछ देख रहा था यार। लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है जब, एक मिनट बेटा, जो यह नवाब रहता है, यह नाना नहीं रहता है सिराजुद्दौला का। अभी सिराजुद्दौला के नाना की बात करेंगे बेटा, हमने गलती से बोल दिया, इसको आप थोड़ा सा सही कर लेंगे। यह नवाब रहता है केवल, और 1717 तक, 1717 से लेकर 1727 तक यह अपना वहाँ पे नवाब का पद संभालता रहता है, और ये सारी चीज़ें देख रहा होता है कि अंग्रेज कैसे अपना व्यापार करते हैं, और वह केवल व्यापार ही करते हैं, और कुछ यह नहीं रहता है कि राजनीतिक में हस्तक्षेप करें, क्योंकि उस समय भी इतनी कमजोर नहीं थी सत्ता कि डायरेक्ट अपना बीज बो सकें। लेकिन एक तरह से कहिए अपना पौध लगाना, बीज बोना तो स्टार्ट ही कर दिए थे। ठीक है ना, अभी बात करेंगे हम। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है 1727 में, अब इसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, चाहे छोटे छोटे राजा एक तरह से कह लीजिए उभरते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्लेश देखने को मिलता है हमें, और दो राजा छोटे छोटे आते हैं, जिसका नाम होता है सुजाउद्दीन और रहता है सरफराज। क्या रहता है आप लिख लेंगे, सुजाउद्दीन और सरफराज, ये दो लोग देखने को मिलते हैं। सुजाउद्दीन का जो शासन होता है बेटा 1727 से लेकर 1739 तक होता है, 1727 से लेकर 1739 तक रहता है, और इसका शासन केवल मात्र एक साल के लिए 1739 से लेकर 1740 तक होता है, 1740 तक होता है, मात्र एक साल तक यह रहता है। क्योंकि इसी के एक समय बेटा एक तरह से कह लीजिए कि सत्ता और भी चेंज हमको देखने को मिलती है, स्थिति पूरी चेंज हो जाती है। सरफराज खान की हत्या, मतलब सरफराज की हत्या हो जाती है। वो हत्या करने वाला कोई और नहीं, सिराजुद्दौला के नाना जी रहते हैं, अलवर्दी खां, जिसका नाम होता है अलवर्दी खां, आप लिख लीजिए अलवर्दी खां। अब ये अलवर्दी खां तो इनकी हत्या कर देता है, किसकी? सरफराज खान का।
खां, इसका नाम होता है, पूरा नाम होता है सरफराज खां। इसकी हत्या करने के बाद बेटा जो 1740 में, पहली बात ये याद कर लेंगे, 1740 में अलवर्दी खां ने सरफराज की हत्या कर दी। सरफराज की हत्या करते हैं और एक तरह से डायरेक्ट वहाँ पे अब बंगाल पे पूरा तरीके से सत्ता अपने आप काबू में नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनको डर बना रहता था कि अगर हम डायरेक्ट कर लेंगे तो उधर जो है, जो हमारे मुगल शासक बैठे हुए हैं उत्तर मुगल वाले, वो सब हमको मार के भगा देंगे और हो जाएगी बवाल। अब इतने में ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा चाल चलता है मात्र 2000 रुपये नजराना भिजवा देता है मुगलों को। नजराना, जैसे नजराना भिजवाता है भैया, तैसे मुगल लोग खुश, और जिसको आज़ादी मिल जाती है कि भैया जाओ आप और बंगाल देश पर, मतलब कि बंगाल वाले प्रांत में अपना नवाब का पद ले लो, और नवाब का पद से यह बेटा वहाँ पे खुश होकर सत्ता मिल जाता है इसे, और वो सत्ता संभालने लगता है। तो इसका जो सत्ता होता है बेटा, लेकिन कल ये किसकी जो सत्ता होती है 1740 से लेकर 1756 तक होता है। आप बताएंगे 1740 से लेकर 1756 तक होता है, 1756 तक होता है। जो अलवर्दी खां होता है बेटा, इसका जो सत्ता होता है 1740 से लेकर 1756 तक होता है, मतलब कि होता है बहुत लंबा समय होता है, 1 मिनट रुकिएगा, लंबा समय होता है, लेकिन 1740 से लेकर 1756 तक ये नजराना भिजवाता ही नहीं ससुरा। अब कहता है कि पहले भिजवा दिए, वो खुश हो गए, अब क्या काम करता है, थोड़ा सा खेल खेलता है मुगलों से। 1740 से लेकर 1756 तक यह नजराना भिजवाता है नहीं है। यहीं से हमको देखने को मिलता है एक अलग नज़ारा देखने को मिलता है। यहीं से हमको यह देखने को मिल जाता है, बंगाल जो है, बंगाल वाला इलाका इस स्वतंत्र हो गया, मतलब ये खुद अलग करना चाहता था, और यहीं से हमको देखने को मिल जाता है बंगाल एक स्वतंत्र बन जाता है। अब यहाँ से जब हमको बंगाल एक स्वतंत्र के रूप में दिखाई देने लगता है, कहा जाता है कि अलवर्दी खां के समय ही बंगाल पृथक हो गया, मतलब पूरे भारत से, पूरे जो मुगल शासन था, पूरे केंद्रीय सत्ता मुगल के हाथ में थी, क्योंकि नजराना वगैरह भिजवाते थे लोग जब वहाँ पे सत्ता अपना करते थे। जैसे ही वो अलग होता है अलवर्दी खां के नवाबी में अलग होता है, और यहीं से हमको एक अलग मोड़ देखने को मिल जाता है, और अंग्रेज भी खुश हो जाते हैं, और यहाँ पे अंग्रेजों का जो दबदबा रहता है पूरा का पूरा अलवर्दी खां के अंदर आ जाता है। अब पूरा अलवर्दी खां ही देखता है बेटा, पूरा का पूरा जो है पृथक कर लिया जाता है बंगाल। दूसरी ओर 1717 ईस्वी में बेटा, 1700 ईस्वी से पता है आपको, अंग्रेज जो कि व्यापार करना स्टार्ट कर दिए थे और अपनी स्थिति को मजबूत करने लगे थे। वह धीरे धीरे अपना नींव बढ़ाने लगे थे, क्योंकि आपको पता है यूकोलिप्टस, आपने सुना होगा, वृक्ष जो है थोड़ा यूपी में, मतलब कि अपने भारत में भी पाया जाता है, और यूकोलिप्टस का सबसे ज़्यादा जो वृक्ष है बेटा वो पाया जाता है कहाँ पे, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। और वो क्या काम करता है, स्टार्टिंग में 4-5 साल 6 साल जो है अपना जड़ मजबूत करता है, और इसके बाद एक बैग इतना तेज बढ़ता है ना, उसके बाद उसको काटना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अंग्रेज को उखाड़ फेंकना नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद, हमारे जो, आपको पता होगा, गांधी हो गए, बहुत सारे लोग हो गए हमारे क्रांतिकारी, इनको कैसे हराते हैं लास्ट में। और यहाँ पे जो अलवर्दी खां है बेटा, अपना मस्त रहता है और उसको आज़ाद कर लेता है, पूरी की पूरी वहाँ से नजराना वगैरह भेजना बंद कर देता है। दूसरी ओर 1717 में अंग्रेज व्यापार करते हैं, अपना जो नींव मजबूत करते हुए रहते हैं, और यही अलवर्दी खां बेटा बोलता है एक चीज़, एक बात बोलता है, उसको आप नोट कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पे, 1 मिनट हम डस्टर ले लेते हैं। एक बात बोलता है कि जो फ्रांस हो गए, डच हो गए, पुर्तगाली हो गए, अंग्रेज हो गए, जितने भी यूरोपी हैं, अगर उनको छेड़ा न जाए तो वह शहद देते हैं, अगर उनको छेड़ दिया जाए ना तो मधुमक्खियों की तरह काट लेते हैं या फिर छपट लेते हैं, नोच डालते हैं। यह बात कौन बोला था, आपसे पूछा जाता है तो बताएंगे, अलवर्दी खां ने बोला था। अलवर्दी खां बेटा यही बात बोले थे, और यह पूरे पूरे जितने भी यूरोप शासक आए थे भारत में, सबका जो है यह कंपेरिजन किससे करते हैं, मधुमक्खियों से करते हैं। यह बात आप लिख लेंगे। यही अलवर्दी खां जो होते हैं, सिराजुद्दौला, जो प्लासी की लड़ाई होती है क्लाइव के साथ, उसके नाना होते हैं, है ना। यह बात आपको बताएंगे अभी हम आगे चलकर। अब देखिए, अलवर्दी खां के बेटा 3 पुत्रियां थी। कितनी पुत्रियां थी? 3 पुत्रियां थी। अब तीनों की तीन, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है। अब इनकी 3 पुत्रियां थी। तीनों पुत्रियां जो थी बेटा, क्योंकि इनके पास एक भी पुत्र था नहीं, तो अब सत्ता कौन संभालेगा भैया। तो इन तीनों पुत्रियां की पहले हम देख लेते हैं शादी कहाँ कहाँ हुई थी। तीनों की शादी हुई थी। जो पहली वाली पुत्री थी इनकी, पहली वाली पुत्री की शादी हुई थी भैया कहाँ पे, ढाका में। और दूसरी वाली की हुई थी भैया कहाँ पे हुई थी, दूसरी वाली की पूर्णिया में हुई थी। और तीसरे वाली की हुई थी, तीसरे वाली की पटना में हुई थी। पटना यानी कि बिहार का कैपिटल, यहाँ पे हुआ था। इन तीनों जगह इन तीनों की शादी हुई थी, और इनके पास कोई भी संतान नहीं था, मतलब पुत्र नहीं था। इस वजह से सत्ता को कौन संभालेगा। और
हमको यहीं से इसी जगह से द्वंद्व देखने को मिल जाता है। जो इनकी तीनों पुत्रियां थी, सबसे बड़ी वाली जो पुत्र थी जिसका शादी हुआ था भैया ढाका में, उनकी सॉरी पटना में, सबसे छोटी वाली जो थी पटना में जो थी, वहीं से, क्योंकि यहाँ पे अब 1756 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1756 में यह मृत्यु मतलब यह मर जाता है भैया, इसकी कहानी खत्म हो जाती है। किसकी बता देंगे? अलवर्दी खां की। अलवर्दी खां रहता है, कौन रहता है उसका नाना? बताइए बचवा। उसका नाना मुर्शीद कुली खां रहता है ना, मुर्शीद कुली खां रहता है। उसकी इसी जगह मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तैसे ही उसकी जो तीसरी बेटी होती है जिसकी शादी पटना में हुई होती है, इसका एक पुत्र होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला तो आता है बेटा वो तो नवाब रहता है ना उधर उस वाले क्षेत्र का, जो आपका बंगाल वगैरह हो गया, जो बिहार हो गया, वहाँ का नवाब रहता है वो। अभी उसको बक्सर की लड़ाई में लाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे जो सिराजुद्दौला होता है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला बेटा, सिराजुद्दौला, इसका ये पुत्र मतलब पुत्र रहता है पटना वाली का। पटना वाली जो इसकी मतलब पटना वाली जो इसकी पुत्री होती है मुर्शीद कुली खां की, उसका यह पुत्र होता है मुर्शीद कुली खां का, सॉरी अलवर्दी खां का बेटा। अलवर्दी खां होता है ना, मुर्शीद कुली खां देखिए बार बार बोल दे रहे हैं, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। मुर्शीद कुली खां तो बाद बहुत पहले रहता है, इसकी जब मृत्यु हो जाती है तब आते हैं अलवर्दी खां। अलवर्दी खां, इसको हम इसी जगह लिख लेते हैं, मनी तो कंफ्यूज हो जा रहा है बार बार, थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले नाम ही होते हैं इन लोग के ना। तो अलवर्दी खां अलग होता है, इसकी मृत्यु होती है क्योंकि यही बाद में तो दोनों शासक को मार देता है जब, तो इसके बाद यह नजराना देना बंद कर देता है उधर से। अब यही नाना होता है सिराजुद्दौला का, क्योंकि इसके पास 3 पुत्रियां होती हैं, एक की शादी ढाका में, एक की पूर्णिया में, एक का पटना में करवाता है। जो पटना वाली होती है उसी का जो बेटा होता है सिराजुद्दौला होता है ना, सिराजुद्दौला होता है। अब लेकिन अब देखिए इसके पास तो कोई पुत्र था नहीं, अब ये आ जाते हैं सत्ता पे, सिराजुद्दौला आ जाते हैं भैया सत्ता पे। लेकिन जो इनकी कह लीजिए कि जो दूसरी मौसी थी और पहली मौसी थी, मतलब ढाका वाली जो थी उसका नाम था घसीटी बेगम, वह और पूर्णिया वाली, ये लोग विद्रोह कर देते हैं। एक तरह से क्लेश आ जाता है इन लोग के अंदर, क्लेश का भावना हो जाता है और इनसे जलने लगते हैं, सिराजुद्दौला से जलने लगते हैं लोग। और इनके साथ साथ जो दरबारी होते हैं, दरबारी इसके होते हैं ना बेटा, वो भी जलने लगता है, वो भी जलने लगता है, क्योंकि इनकी सत्ता पे आने से लोगों के मन में जो है ना एक अलग ही हमको भावना देखने को मिलता है। उन लोग को हमको देखने को मिलता है या कि कोई भी संतुष्ट नहीं था इनके सत्ता पे आने से, एक तरह से आंतरिक क्लेश बहुत ज़्यादा था। बस अब यहीं से अंग्रेज फायदा उठाने लगते हैं। अब यहीं से अंग्रेज फायदा उठाते हैं सिराजुद्दौला 1756 में। अब यह अनेकों जगह बेटा, अब देखिए अंग्रेज यहाँ से सचेत हो गए, अंग्रेज जो है अंग्रेज एक फायदा उठाते हैं इसी जगह। इस टॉपिक को इसी जगह क्लोज करते हैं। अब इधर आ जाते हैं हम, तो देखेंगे सिराजुद्दौला जो है अंग्रेज के जितने भी इसके क्या होते हैं मंसूबे होते हैं, अंग्रेजों के मंसूबे जितने होते हैं सब पे पानी फेरने लगता है। जहाँ जहाँ वो हथियाते रहते हैं ज़मीन, जहाँ पे कर लीजिए वो अपने मंसूबों को कायम करते रहते हैं, जहाँ किला बनाने रहते हैं, जहाँ अवैध तरीके से वह रह रहे होते हैं, इलीगल तरीके से काम करते होते हैं, सब पे यह क्या करता है उनके मंसूबों पर पानी फेर देता है। मतलब एक कट्टर आ गया था। अब इसी को देखते हुए भैया जो यह बोल देता है कि जितने भी किले आप बनवा रहे हैं, जितने भी यूरोप उस समय, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेजी थे, और अंग्रेज जो है डच को भी मार के शांत कर दिया था वो लोग, और कह लीजिए अपना जो पुर्तगाल था वो भी शांत हो गया था उस समय। केवल इसके समय केवल फ्रांसीसी और अंग्रेज यही उफान पे थे थोड़ा। और यह जो है बोलता है अंग्रेजों से और फ्रांसीसियों से यह बोलता है कि भैया आप लोग जितनी किलेबंदी कर रहे हो ना, जो भी किलेबंदी कर रहे हो सब कुछ बंद करो, नहीं तो फिर हम दौड़ाएंगे भैया बचवा। तो इसी तरह फ्रांसीसी तो मान जाते हैं इस बात को, लेकिन अंग्रेज जो है नहीं मानते हैं। आपको याद होगा फोर्ट विलियम पूछा जाता है, फोर्ट विलियम कहाँ पर है, सब बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, तो बताएंगे कोलकाता में बनाया गया था। और इसी का एक किलेबंदी करने लगते हैं अंग्रेज, नहीं मानते हैं और किलेबंदी करने लगते हैं। ये किलेबंदी करने लगते हैं अंग्रेज जो है बेटा सिराजुद्दौला इतने पे आक्रमण कर देता है और अंग्रेजों को पराजित कर देता है। सूचना चला जाता है पश्चिम में, क्योंकि हमारा भारत ऐसे है ना, सूचना चला जाता है पश्चिम में, इधर अवध की तरफ बैठा रहता है क्लाइव। क्या नाम होता है? क्लाइव। यह होता है अंग्रेजों की तरफ से एक तरह से निरीक्षण के तौर पे यहाँ पे बैठाया गया होता है क्लाइव। अब यह बहुत सारी सेनाएं भेज देता है, भैया जाओ तुम हमारे जो वहाँ पे जो सिराजुद्दौला की तरफ से जो रोका गया है किलेबंदी, आप जाओ उससे बचाओ। लेकिन क्या होता है यहीं पर हमको एक द्वंद्व देखने को मिलता है भैया। अब यह क्या काम करता है, जो क्लाइव होता है कहता है ऐसे नहीं इनको हराएंगे, क्योंकि ऐसे तो हम हार जाएंगे, हमारे पास उतनी सेना ही नहीं है कि हम इन्हें जीत पाए। लेकिन बाद में क्या होता है भैया, एक हमको घटना देखने को मिलता है इसी जगह।
एक आदमी और आता है, क्लाइव तो रहता ही है, एक आदमी और आता है जिसका नाम होता है हॉलवेल। हॉलवेल हॉलवेल एक होता है बेटा। हॉलवेल हमको एक यहीं पे इसी जगह एक घटना देखने को मिलता है ब्लैक होल की। किसकी? ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल, ब्लैक होल की घटना देखने को मिलता है, ब्लैक होल की। इस ब्लैक होल की कहानी जो होती है बेटा ना, ये इसी जगह एक हॉलवेल होता है, हॉलवेल। यह सब कुछ षड्यंत्र होता है एक तरह से कह लीजिए। किसका? क्लाइव का। हॉलवेल होता है। हॉलवेल कहता है कि भैया ये ब्लैक होल की घटना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिए जो ब्लैक होल की घटना है, हॉलवेल कहता है कि जो सिराजुद्दौला जी हैं, नवाब जी हैं, जो जो नवाब हैं भैया ना, ये क्या काम किए थे, एक रात एक कमरे की साइज भी पूछ लेता है कभी काल के। तो कमरे की जो साइज आती है 14x18 की होती है। 14x18 के कमरे में लगभग 146 लोग को बंदी बना लेते हैं, और उसमें से मात्र 23 लोग ही बचते हैं और बाकी लोग सुहा हो जाते हैं। 123 लोग मर जाते हैं, बचते हैं केवल 23 लोग। इस 23 लोग में एक हॉलवेल भी होता है। तो हॉलवेल आता है, बाहर चिल्लाता है आकर कि जो सिराजुद्दौला हैं ऐसे ऐसे कारनामा किए हैं, इनको सजा होनी चाहिए। इनको सजा भी होती है, कह लीजिए इसी के देखकर एक माहौल अंग्रेजों में बन जाता है सिराजुद्दौला के प्रति। एक तरह से आक्रोश की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक तरह से कहा जाता है कि बचवा कि जो आपका यह हॉलवेल की घटना था, हॉलवेल जो बताया था, यह घटना ब्लैक होल वाली, बहुत इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं, बहुत इतिहासकार बेटा इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि यह एक तरह से पूरा इसका अस्तित्व तो हमें नहीं मिलता है। क्योंकि आपको पता है मिडेवल हिस्ट्री है, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में जब तक लिखित परिमाण होता है उसे बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के तौर पे देखते हैं। लिखित परिमाण जहाँ मिलता है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है ना। तो लिखित परिमाण इसका नहीं मिला, तो इतिहासकार बहुत सारे यह बोलने लगे कि ये जो घटना थी ब्लैक होल की वो हम नहीं मानते। लेकिन अगर पूछा जाता है आपसे कि ब्लैक होल की घटना कब घटी थी, तो बता देंगे ब्लैक होल को काल कोठरी की घटना बोलते हैं। काल कोठरी लिख लेंगे, काल कोठरी। यह घटना कब देखने को मिली थी, तो बता देंगे 20 जून 1756 को देखने को मिली थी। 1756 को देखने को मिली थी, जिसमें 23 लोग मारे गए थे और 123 लोग जिंदा हो गए थे। पूरी तरीके से 146 लोग को बंदी बनाया गया था हमारे सिराजुद्दौला द्वारा। याद रखें, हमारे नहीं, मतलब कि था मुगलों का, तो मतलब नवाब था, तो उसके द्वारा बंदी बनाया गया था। यही एक घटना थी बेटा, आपको तत्कालिक घटना थी, जो कि प्लासी का लड़ाई था। अगर पूछा जाता है प्लासी की लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण, तो आप यही इसी का नाम बताएंगे, ब्लैक होल का घटना या फिर काल कोठरी का घटना। याद रखेंगे। अब यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जो लीला रचना है हम लोग को प्लासी का और बक्सर का। चलिए बेटा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ अंग्रेजों ने एक चाल चला। अंग्रेज जितने भी हैं बेटा, वो सब एक तरह से कुत्तों की पूंछ सीधे नहीं होती, जैसा कि आप लोग पता है, आप लोग रस्सी से बांधिएगा पकड़ के, तब भी वो सीधा नहीं होगा। इसी तरह अंग्रेज थे। अंग्रेज एक चाल चलते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को यह पता था, अंग्रेजों को यह बात पता था कि जो इनके चाहने वाले हैं सिराजुद्दौला के जो चाहने वाले हैं बेटा, वह मतलब चाहने वाले इन द सेंस जो उसके फैमिली वाले हैं, इनमें द्वेष चल रहा है। किसमें द्वेष चल रहा है भैया? जो मीर जाफर था, मीर जाफर देखिए, मीर जाफर था, यह इनका सेनापति था। सिराजुद्दौला का क्या था? सेनापति रहता है। एक और रहता है राय दुर्लभ। यह भी कहने को तो सिराजुद्दौला के साथ था, लेकिन एक तरह से अभी अंदरूनी चाल चल रहा था, उसको पसंद नहीं करता था। यह दीवान होता है सिराजुद्दौला का। एक तरह से बेटा और रहता है जिसका नाम होता है घसेटी बेगम। यह इनकी मौसी होती हैं, ढाका वाली मौसी होती हैं। पूर्णिया वाली और ढाका वाली ही तो विरोध करती हैं। ये तो पटना वाली का बेटा रहता है ना, घसेटी बेगम। यह भी अंदरूनी तरीके से किसका साथ देती हैं? अंग्रेजों का साथ देती हैं। मौसी होती हैं, मासी लिख देते हैं, मासी। ठीक है, मासी बहुत प्यारी होती है, लेकिन कहाँ से निकल गई इस तरह। चलिए देखिए, घसेटी बेगम थी जो कि अंग्रेजों का साथ दे रही थी। एक और था बेटा जिसका नाम था अमीन चंद्र। यह एक धनाढ्य व्यक्ति था, धनाढ्य कह लीजिए, एक तरह से व्यापारी था। अमीन चंद्र था जिसका नाम था व्यापारी। यह व्यापारी रहता है, जैसे कि आज हमारे अंबानी वगैरह लोग हैं ना, उसी तरह भी था। जैसे अंबानी का बोलबाला रहता है ना, अंबानी का काम खत्म तो देश का काम खत्म होता है ना, ऐसा बस यह भी था इसी तरह अमीन चंद्र। इसके बाद जगत सेठ एक था बेटा, बहुत धनाढ्य व्यक्ति यह था। यह एक तरह से बैंकर था, धनाढ्य सेठ, जगत मतलब धनाढ्य व्यक्ति, एक तरह से बैंकर कह लीजिए। ये पूछा जाता है आपसे, इतनी बातें आप लिख लेंगे। यह इन सब लोगों को यह अपनी तरफ मिला लेता है और इन सब से मिलकर एक रचना रचता है कि जो मीर जाफर है ना, इसको लालच देता है कि भैया तुम हमसे किसी
किसी तरह सिराजुद्दौला का क्या कराओ भैया, हमसे तरह मीटिंग करवाओ, किसी तरह मीटिंग कराओ। यह अंग्रेज का मतलब, अंग्रेज का जो उस समय नेतृत्व कर रहा था बेटा क्लाइव था। क्लाइव याद रखेंगे, जो पहली प्लासी की लड़ाई होती है वो अंग्रेजों का नेतृत्व करता रहता है क्लाइव। क्लाइव और इधर प्लासी की लड़ाई में कौन होता है, सिराजुद्दौला होते हैं, सिराजुद्दौला। अब यह जो है जिद करने लगता है, जिद करने लगता है कि किसी तरह हमको सिराजुद्दौला से मीटिंग कराओ हमारी। क्लाइव मीर जाफर को पकड़ता है, मीर जाफर बहुत सारे शर्तें रख देता है। इसी तरह एक अमीन चंद्र होता है, अमीन चंद्र को तो बाद में मरवा देता है यह क्लाइव, लेकिन जो मीर जाफर होता है इनकी शर्तों को मानते हुए, क्योंकि उसका सेनापति रहता है, जब सेनापति की शक्ति कमजोर होती है तो राजा की शक्ति ऑटोमेटिक कमजोर होने लगती है। लेकिन इसी जगह दो लोग थे और बेटा जो कि इसके साथ दे रहे थे, दो इसके 3-4 सेनापति ना, 2 सेनापति और रहते हैं। पूछा जाता है आपसे सेनापति का नाम क्या है, तो बता देंगे मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल, मोहनलाल यह 2 सेनापति होते हैं जो बाद में मारे जाते हैं खैर, लेकिन इसके साथ देते हैं। अब इधर मीर जाफर को लालच दिया जाता है क्लाइव द्वारा कि बचवा तुम आओ, तुमको क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे। अभी ससुरा लालच मिल जाता है क्लाइव के पास, क्लाइव से मिल जाता है और ये सारे लोग लगभग क्लाइव से मिल जाते हैं। अब लड़ाई हो जाती है प्लासी की। प्लासी कहाँ पे पड़ता है, तो बता देंगे उड़ीसा का एक क्षेत्र है, उड़ीसा का एक क्षेत्र है, कह लीजिए कि किसी तरह क्लाइव जो है बेटा, यह सिराजुद्दौला का एक बात और पता था कि इसके जो नाना थे, इसके जो नाना जी थे, क्या नाम था नाना जी का, अलवर्दी खां। अलवर्दी खां ने बोला था कि जब अंग्रेजों से आप छेड़ोगे, छेड़छाड़ करोगे, वो मधुमक्खियों की तरह काट खाएंगी, नहीं तो फिर शहद देंगी। ये बात बोले थे ना अलवर्दी खां, बस इसी चीज को यह मान रहा था। अब क्लाइव जो खोदे जा रहा था, इसे खोदे जा रहा था, इसे परेशान कर रहा था, लेकिन ये इसके नाकों में मतलब कलिए चने चुगवाया जा रहा था और ये बेचारा शांत बैठा था। यह क्योंकि जानता था अगर इनसे अगर भिड़ गए तो जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके नाना जी बोलते थे। बस यह बात बार बार इसको घट नहीं रहा था, तो ये क्या काम करता है बचवा कि बुलाता है इन लोग को और रचना रच देता है। अब इनसे काम करता है कि मीर जाफर से, मीर जाफर आप शांत रहिएगा, जब लड़ाई छिड़ेगा तो आप न्यूट्रल हो जाइएगा। न्यूट्रल, लड़ाई छिड़ गया और इनको दौड़ा के ले गया किसी मीटिंग के बहाने, कहाँ ले गया, प्लासी की तरफ ले गया। बस अकेले अकेले ले गया। इनके पास सेनाएं बहुत कम थी, कलीजी 2-4 सेना जो थी इनके पास वह गई थी, प्लस यह गए थे। अब यह गए थे और काफ़ी ज़्यादा सेनाएं बाद में आती हैं। कहा जाता है कि मीर जाफर द्वारा न्यूट्रल हो जाने के कारण जो सेनाएं होती हैं वह काम नहीं करती हैं। एक तरह से जब सेनापति न्यूट्रल होगा, सेनापति इजाज़त देगा तभी तो सेना लड़ेगी। तब यह जब इजाज़त नहीं देते हैं तो वहीं पे लड़ाई हो जाती है। एक तरह से मीर जाफर, क्लाइव जो रहता है बेटा डायरेक्ट इनको मार देता है और यही होता है, एक तरह से कहते हैं प्लासी की लड़ाई। ये कोई लड़ाई थोड़े था, ये तो केवल एक तरह से छलावा था, एक छलावा था जो कि एक सीधे मतलब एक आदमी को बुलाना और बिना निहत्थे पर वार कर, निहत्थे पर वार कर देना। दम होता तो सामने सामने वार करते, तब कहा जाता। क्योंकि हमको पता है हमारा जो हारने का है, अंग्रेज हमें खोखला केवल इस वजह से कर सके हैं क्योंकि हमारे घर में ही कुछ कुत्ते थे। ऐसा बोलना उचित तो नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन बोलना चाहते हैं बेटा हम, आप लोग भी बोलना चाहते होंगे, अंदर से खुम्मस आता होगा, क्योंकि ऐसे मीर जाफर जैसे अनेक दुराचारी लोग हैं हमारे भारत में, जो अंदर से अपने भारत का ही खाना खाते हैं और भारत में ही छेद करने पे तुले होते हैं। हम किसके तरफ इशारा कर रहे हैं आपको पता होगा इस समय, है ना। तो इसी तरह मीर जाफर भी था बेटवा कि यह अपना काम कर जाता है और सिराजुद्दौला को बिल्कुल कलिए निहत्ते के तौर पे इनको प्लासी की तरफ भेज दिया जाता है। क्लाइव इन्हें मार देता है और मीर जाफर को गद्दी मिल जाती है, इसको नवाब बना दिया जाता है। अब देखिए यहाँ प्लासी की लड़ाई खत्म होती है। जैसे ही प्लासी की लड़ाई खत्म होती है बेटा, अब प्लासी की लड़ाई खत्म होती है क्योंकि आपको पता है अब मीर जाफर क्या काम करेगा, मीर जाफर को नवाब तो बनवा दिया जाएगा, लेकिन यह क्लाइव का कठपुतली नवाब होगा। जैसे जैसे क्लाइव कहेगा, जितना नजराना मांगेगा इनसे उतना नजराना देते हैं। काफ़ी कह लीजिए कि बस एक तरह से कठपुतली की तरह जो क्लाइव होता है, क्लाइव इसका कठपुतली नवाब होता है कौन, मीर जाफर होता है। इसी का एक दामाद होता है मीर कासिम। इसी का एक नवाब होता है, दामाद होता है मीर कासिम, दामाद। अब ये तो नवाब बन चुका है ससुरा, ये नवाब बन चुका है बेटा, है ना, नवाब बन चुका है। इसका दामाद होता है मीर कासिम। अब मीर जाफर को इस वजह से बनाया जाता है कि यह पूरा का पूरा जितना नजराना हो, बाकी जो पर्चा पुर्ची वाला काम हो अपने देखे, जितने पैसे वाला काम हो वो क्लाइव मतलब अंग्रेज देखें, इसीलिए इसे बनाया गया था। बाद में आता है मीर कासिम। मीर कासिम कहता है अंग्रेजों से कि हम आपको इससे ज़्यादा नजराना देंगे, सुविधा देंगे, आप एक काम करिए हमें नवाब बना दीजिए, हम आपको इससे ज़्यादा देंगे। तो इतने में अंग्रेज खुश हो जाते हैं। अंग्रेज को तो लालची तो थे ही ये लोग,
ये लोग क्या काम किए भैया, इसको बना दिए क्या, नवाब। लेकिन इससे पहले बता देते हैं आपको मीर जाफर कब से कब तक था। मीर जाफर कब से कब तक नवाब था तो बता देंगे 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु हुई थी ना, अलवर्दी खां इसके नाना थे, तो उसके बाद से 1756 मतलब कि सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद 1757 से लेकर 1760 तक, 1760 तक बेटा यह रहता है क्या, नवाब रहता है। इसके बाद 1760 से लेकर 1763 तक कर लीजिए, क्योंकि इसी जगह हमको बक्सर की लड़ाई भी देखने को मिल जाता है। 1763 तक मीर कासिम को बना दिया जाता है। इतने में मीर कासिम तो एक तरह से काफी योग्य नवाब था भैया। वह शुरुआत में ही अंग्रेजों को कह लीजिए कि एक तरह से मात देने लगा, लेकिन धीरे धीरे मतलब शुरुआत में कह लीजिए कि अंग्रेजों का बात मानता था, एक तरह से कह लीजिए कि उनके इशारे पे काम करता था मीर कासिम भी। लेकिन बाद में क्या होता है, इसके पास दिमाग होता है, दिमाग जो कि मीर कासिम के पास नहीं होता था, मीर जाफर के पास नहीं था। ये केवल एक तरह से कह लीजिए कि लूटने, ये बस इसको सत्ता मिल गया था, ये खुश था, लेकिन यह अपने सत्ता को पाकर भैया काम करना चाहता था मीर कासिम। अब ये एक तरह से इसके दिमाग की उपज बढ़ने लगी। अब बढ़ने लगी, जैसे सत्ता पाया वैसे अंग्रेजों से हटकर काम करने लगा। शुरुआत है भैया इसके मतलब कह लीजिए कि अपना जो इसका जो बंगाल का जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद उसको शिफ्ट कर लेता है। कहाँ पे पूछा जाता है आपसे, मुंगेर। यह मुंगेर कौन शिफ्ट करता है बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से, तो बताएंगे मीर कासिम जो है बंगाल का जो राजधानी होता है मुर्शिदाबाद उसको मुंगेर शिफ्ट कर लेता है। इतनी बात आप लिख लेंगे। अब अंग्रेज को एक नीति थी कि अंग्रेजों की एक नीति थी भैया, यूरोपियों जितने भी अंग्रेज की एक नीति थी कि जितने भी यूरोपीय थे वो भारत में अगर आ रहे हैं व्यापार करने तो उन पे जो टैक्स कम थोपा जाए, लेकिन या फिर बाहर जा रहे हैं तो उनके पे कम टैक्स थोपा जाए, लेकिन भारतीयों पे टैक्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते थे। इस तरह से मुआवजा नहीं मिला था। मुआवजा जो दिया जाता है ना, एक अलग से नजराना वगैरह मुआवजा ही कहिए, जो छूट होती है वह भारतीयों को न देकर अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन इसका उल्टा मीर कासिम कर देता है, भारतीयों को भी मुआवजा देने लगता है। इतने में और चिलचिला जाते हैं सब अंग्रेज। फिर एक काम और करता है बेटा यार कि कुछ कह लीजिए कि और टैक्स सुधार भी शुरू कर देता है। टैक्स सुधार जो कि व्यापार के लिए लगता था और अलग अलग जगह कुछ अन्य टैक्स भी लगते थे, उसमें कुछ सुधार भी कर देता है। और एक और हमको इसी के बीच घटना देखने को मिल जाती है, इसी बीच घटना देखने को मिलती है 1763 की एक घटना देखने को मिलती है पटना के नाम से है, पटना का घटना है। अब पटना में ये सब सारी चीजें देखकर उधर से अंग्रेज की तरफ से एक आता है जिसका नाम रहता है भैया, एक प्लान रचा जाता है अंग्रेजों की तरफ से कि धीरे से जाएं और इसे उड़ा देते हैं। वह नाम रहता है एलिस होता है। एलिस ये चोरे छुपे से आता है चोरों की तरफ, सोचता है कि मीर कासिम को हल्के में ले लेंगे, उड़ा देंगे। इतने में मीर कासिम इनको दौड़ा के मारता है और इनको जान से मार देता है। अब इनको जब जान से मार देता है 1763 में, इतने में अंग्रेजों का दिमाग सटक जाता है। अंग्रेजों का दिमाग सटकता है और अंग्रेज प्लान बना लेते हैं, अब इस ससुरा को ना गद्दी से उतारो, इसको नवाब से गद्दी से उतारो, फिर से मीर जाफर को बैठाओ। तो यहीं पे एक चेंजेस हमको देखने को मिलता है। 1764 में जो मीर कासिम होता है गद्दी से उतरता है और मीर जाफर फिर से आता है। लेकिन क्या ये शांत रहेगा मीर कासिम? नहीं, शांत नहीं रहेगा। इस ससुरा दौड़ा जाता है कहाँ पे, अवध, जो यूपी वाला प्रांत है हम लोग का, वहाँ पे आता है और चला जाता है बंगाल मतलब बिहार की तरफ चला आता है, पटना वाला इलाका। अब वहाँ पे आता है। अब इसकी देखिए भेंट होता है 3 लोगों से, मतलब 2 लोगों से इसकी भेंट होती है। किससे भेंट होती है भैया इसकी? आपको पता है शाह आलम द्वितीय, जो उस समय कह लीजिए कि जो आपके बिहार के नवाब होते थे, बिहार उड़ीसा के नवाब थे, नवाब नहीं बेटा मतलब कि शासक थे, मुगलों में शासक हुआ करते थे ना, शासक जो थे बेटा उनका नाम था शाह आलम द्वितीय प्लस जो यहाँ बिहार का नवाब भी एक लोग थे जिसका नाम था भैया, जिसका नाम था क्या, सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला तो प्लासी की लड़ाई में था क्लाइव के साथ। अब यहाँ पे हमको मिलता है सुजाउद्दौला। ये इतना मार खाते हैं ना कि इनका सूझ जाता है, सब कुछ सूझ जाता है, इतना मार खाते हैं दोनों लोग। और प्लस एक और रहता है, क्या नाम है, मीर कासिम तो रहता ही है, मीर कासिम। इन तीनों लोग की त्रिगुट संधि होती है। त्रिगुट संधि के साथ ये लोग आते हैं सीधे पटना पे हवा बोलते हैं, धावा बोलते हैं, पटना की तरफ आते हैं और इधर से अंग्रेज आते हैं भैया। अंग्रेज में कौन रहता है, यहाँ पे बक्सर की लड़ाई हो रही है, बक्सर प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी तो आप बता देंगे भैया 1700
1757 में हुई थी। 1757 कब हुई थी, पूरी घटना बता देंगे। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 में हुई थी प्लासी की लड़ाई। किसके बीच हुई थी तो बता देंगे। अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता था क्लाइव और प्लस सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला था। तो इधर क्या रहता है, इधर जब ये धावा बोलते हैं, इधर तीनों की त्रिगुट संधि होती है बक्सर की लड़ाई में। तो बक्सर की लड़ाई अगर आपसे पूछा जाता है कब होता है बक्सर की लड़ाई, तो आप बता देंगे जो बक्सर की लड़ाई होती है 22 अक्टूबर 1764 को होती है। बस इतना ही आप याद कर लेंगे। यह खैर बहुत अच्छे एग्जाम्स में सब पूछ ले जाते हैं, लेकिन अगर आप लिख देते हैं ना तो एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होगा। अब देखिए बक्सर की लड़ाई होती है, इधर से तीनों त्रिगुट संधियाँ आती हैं, इधर से अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व करता है जिसका नाम होता है कौन, रॉबर्ट मुनरो। यह भी ससुरा हरामी होता है, कलेजे की बदमाश होता है थोड़ा सा। यह भी आता है इधर हमला बोल देता है। अब तीनों की त्रिगुट की संधि यहाँ पे आती है, इधर भी आता है पटना में, तीनों की यहाँ पे लड़ाई हो जाती है, बहुत जम के भीषण मारामारी होती है और इन तीनों बेचारों की हार होती है। इधर बक्सर की लड़ाई, बक्सर का पूरा जो कह लीजिए कि बहुत सारा क्षेत्र जो है एक तरह से पूरा आधिपत्य हो जाता है भारत पे बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का। अब यहाँ से आपको एक घटना बताते हैं, पहले संधि बता देते हैं, फिर दोनों चीज हम फिर से रिवाइज करवाते हैं हल्का सा बोर्ड पे लिख के, जो आपको याद रखना है। अब देखिए यहीं पे जब ये तीनों लोग हार जाते हैं ना तो अंग्रेजों के साथ एक संधि करते हैं, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद, देखिए भैया ये लोग, ये वाला पिक जो है आप लोग क्लिक करके ना कहीं पोस्ट मत करिएगा यूपी में, नहीं तो फिर हमारे ऊपर दिक्कत हो जाएगी बचवा। कहीं कि लिखा हुआ देख लेगा ना योगी, हमारे देख लेंगे ना योगी जी, तो कहेंगे ससुरा कहाँ इलाहाबाद बार बार लिखता है, इसको लिखना चाहिए प्रयागराज, इलाहाबाद लिखता है। इसके लिए अलग से भेजना पड़ेगा क्या हमें पत्र कि भैया तुम इलाहाबाद में प्रयागराज लिखो। तो देखिए हमको थोड़ा सा बचाइएगा आप लोग, लेकिन पहले इलाहाबाद ही था तो इलाहाबाद ही लिखते हैं, क्या कर लेंगे यू, है ना। अब देखिए इलाहाबाद थोड़ी सी मजे की बात थी, हल आप लोग मजाक करते रहिए बीच बीच में, जिससे कि पढ़ने में स्ट्रेस वगैरह कम आए बीच बीच में, है ना, नहीं तो स्ट्रेस आने लगता है तो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब देखिए इलाहाबाद की संधि होती है, वो भी दो संधि होती है, पहली संधि होती है, दूसरी संधि होती है। जो पहली संधि होती है बेटा ये कब होती है इलाहाबाद की संधि बक्सर की लड़ाई के बाद, तो बोलेंगे 12 अगस्त 1765 को होती है। 12 अगस्त 1765 की होती है। किसके साथ होती है, वही जो दो लोग आए थे ना, जो मुगल आया था, मुगल का जो शाह आलम द्वितीय था बेटा, उसी के साथ होती है। शाह आलम, मुगलों के साथ शाह आलम द्वितीय के साथ होता है। इसमें क्या क्या डिमांड करते हैं अंग्रेज बोलते हैं बचवा, जो तुम्हारा ना पूरा का पूरा बंगाल बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र है ना हमें दे दो, नहीं तो फिर से मारेंगे। तो ये कहते हैं ले लो बचवा तुम, लेकिन हमें छोड़ दो। ये दे देते हैं और अपने आप को छुड़वा लेते हैं। एक तरह से पूरा का पूरा सत्ता चला जाता है। भारत एक तरह से एक अलग मोड़ पे जा रहा होता है समझ लीजिए। भारत का एक अलग नजर, मतलब एक अलग नज़र से वहाँ से देखना स्टार्ट कर देंगे सभी लोग। मतलब भारत का पूरा एक जो रहता है ना तरीका पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाता है, मतलब कि सब कुछ, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाता है बेटा। उसका जो सांस्कृतिक व्यवस्था होता है सब कुछ बिगड़ने लगता है, वहीं से हमको देखने को मिल जाता है। अभी हम बताते हैं। अब इसके बाद और क्या लेता है शाह आलम द्वितीय से, 6 लाख, मतलब इनको कहता है भैया 6 लाख रुपए पेंशन तुमको देंगे, तुम बैठे रहो, जितने मुगल हैं बैठे रहते हैं। बाद में आपको पता है 1857 के बाद वो भी सब बंद हो जाता है ना, क्योंकि लास्ट वाला जो जफर होता है उसको रंगून भेज दिया जाता है। वो गाना गाते हैं, पिया गए मेरे रंगून, गाते गाते निकल लेते हैं, उसी जगह समाधि उनकी बन जाती है ना, रंगून में, जो म्यांमार में पड़ता है। ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखिए जो दूसरी संधि होती है बेटा 12 अगस्त, मतलब 4 दिन बाद, यानी कि 16 अगस्त 1765 को होता है। किसके साथ होता है, जो एक लोग यहाँ पे थे सिराजुद्दौला नवाब, उनके साथ होता है, इनके साथ होता है सिराजुद्दौला के साथ। मतलब जो इलाहाबाद की कुछ चीज़ें थी, नवाब थे कहाँ के बेटा, इलाहाबाद के नहीं, ये आपके कहाँ के रहते हैं, यूपी में कौन सा एक क्षेत्र था, यूपी में एक क्षेत्र था ना अवध का, अवध के नवाब होते हैं, अवध के नवाब होते हैं। अगर हम भूल बस बोल दिए हो ना बिहार पटना के नवाब, तो उसे गलत मानिएगा, ये अवध के नवाब थे। ये अवध के नवाब रहते हैं, अवध जो पड़ता है यूपी में, यूपी पूरा क्षेत्र अवध के नाम से पहले जाना जाता था, है ना। तो अवध के कुछ क्षेत्र इनको देना पड़ जाता है, किसको, अंग्रेजों को देना पड़ जाता है, अंग्रेजों को। इस तरह 2 संधि थी, आप लिख लेंगे। और हम एक तरह से आपका रिवीजन कराते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो आपसे थोड़ा सा याद रखना है आपको, है ना। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजों का भारत पे मतलब कि अपना राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव कब देखने को मिल जाता है, बस इतना बोले कब देखने को मिलता है, तो बोलेंगे प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई के बाद यह देखने को मिलता है। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाता है तो तुरंत आप बताएंगे बेटा प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो हमारा हुआ था 1757, मतलब कि 23 जून 1757, पूरा लिख लीजिए, 23 जून 1757 को हुआ था।
किसके बीच हुआ था, तो बता देंगे क्लाइव था और प्लस सिराजुद्दौला था, है ना। इसी समय भारत पर एक तरह से उनका राज्य व्यवस्था शुरू हो जाता है, शुरू होने का, है ना, याद करके। लेकिन अगर पूछा जाता है पूरी तरीके से भारत पर आधिपत्य कब जमा लिया अंग्रेज ने, तो बोलेंगे भैया 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर बोलेंगे कि 20 अक्टूबर। क्या था, हम डेट आपको क्या बताए थे बक्सर की लड़ाई का, बक्सर की लड़ाई का क्या बताए थे, 22 अक्टूबर ही बताए थे ना। अगर गलती बता दी हो तो याद उसके सुधार लीजिएगा। 22 अक्टूबर होगा, 22 अक्टूबर 1764 को मतलब एक लड़ाई होती है बक्सर का, किसके किसके साथ होता है, यह किसके साथ होता है, तो बोलेंगे क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला के साथ। और जो यह वाला होता है रॉबर्ट मुनरो प्लस 3 लोग रहते हैं, शाह आलम द्वितीय प्लस मीर कासिम होता है, मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद होता है। इसके बाद एक लोग और होते हैं जो कि आपके अवध के नवाब होते हैं, जिनका नाम होता है भैया क्या, जिनका नाम होता है शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला। इनको तो मार के सुजा देते हैं सब, इनका नाम याद रख लेंगे इस तरह, क्योंकि मार के सुजा दिया गया तो शुजाउद्दौला, और यहाँ पे सिराजुद्दौला है ना। इतनी बातें रही, अगर आपको समझ में आया हो तो इसको नोट करिएगा। अब हम यहाँ पे एक वीडियो और लाएंगे जिसमें बंगाल के वायसराय थे, भारत के वायसराय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, स्टार्टिंग से लेकर शुरू तक सब बता देंगे, केवल मात्र एक वीडियो में। वो 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा। चलिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करिए, आप लोग देख नहीं रहे क्लास, बस हमारा आप लोग जो है अब मेहनत करवाना है हमें, अपने मेहनत करिए थोड़ा सा, है ना। मेहनत करेंगे तो फ़ायदा आपको दिखेगा आने वाले समय में। सुपर टेट बहुत सारी जगह मिलेगा बेटा। आप यहाँ पे डीएलएड पढ़ रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये सब सारी चीज़ें नहीं है, पूछी जा सकती, कभी पूछी जाएंगी। आप लोग बने रहिए, इसका रिवीजन करते रहिए, और सारे क्लासेस चल रहे हैं उसको भी देखिए। धन्यवाद।